जयंत क्लास। तो आज हम लोग बुक में पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ेंगे। इसको जो लिखे हैं वो है महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या है, लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, परिचय। तो देखो, मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नाउन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम था क्या? मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि बापू और भारत के राष्ट्रपिता, यानी क्या था, द फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ द नेशन क्या? द फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता, ठीक है। was more a spiritual leader than a politician, यानी वह जो है कि एक राजनेता से ज्यादा बढ़कर, क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे। पॉलिटिशियन उधर हो गया, शिक्षक हो गया, यानी वो पॉलिटिशियन से ज्यादा बढ़कर क्या थे? एक राजनेता थे, सॉरी आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर। बार बार क्वेश्चन पूछेगा, हु वाज ए क्या होता है स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी एक राजनेता से, यहाँ दिखाया होगा पूरा पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन से बढ़कर राजनेता कौन थे, सॉरी आध्यात्मिक नेता कौन थे? महात्मा गांधी। यानी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी महात्मा गांधी जो है कि एक राजनेता मतलब नेता, नेता से बढ़कर एक आध्यात्मिक नेता थे। कैसा नेता थे? आध्यात्मिक। महात्मा गांधी हमेशा अध्यात्म पर विश्वास करते थे। कैसा? अध्यात्म। वो जो है कि राजनीति, वो वाला आज के वाला के दौर वाला राजनीति नहीं करते थे। जब भी उन्हें अपना बात मनवाना होता था तो वह आमरण अनशन, सत्याग्रह, ये सब काम किया करते थे और अक्सर भगवान के नाम में विश्वास करते थे। इसलिए क्या कहता है, महात्मा गांधी एक राजनेता से अधिक क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस as the chief weapons against the British rule in India. ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने उन्होंने मतलब किसने? महात्मा गांधी ने। उन्होंने सत्य, तो ट्रूथ मतलब क्या है, देखो हिंदी भी लिख दिया, तुम लोग को दिक्कत ना। सत्य और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा को भारत में, ब्रिटिश यानी ब्रिटिश राज के खिलाफ सफलतापूर्वक क्या किया? उपयोग किया। यानी अहिंसा मतलब होता है कि लोगों का मारपीट नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना, मतलब वही हुआ अहिंसा। यानी जिससे किसी को हानि ना हो, वही क्या हुआ? अहिंसा। ऐसा नहीं कि केवल गोली चलाना हिंसा है, यानी अगर किसी को गाली दे रहा तो वो भी एक प्रकार का हिंसा है, तो वो भी नहीं देना। तो महात्मा गांधी जो है कि अंग्रेजों के, भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सत्य, हमेशा उन्होंने सत्य बोला, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। सत्य कहाँ बोला? देखो, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य बोलने का आग्रह, सत्य को उजागर करने का आग्रह किया, ठीक है। तो उन्होंने भारत में कौन कौन से हथियार का यूज किया ब्रिटिश के खिलाफ? सत्य और अहिंसा। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो सबसे पहले महात्मा गांधी के क्या थे? भारत के बापू के नाम से जाने जाते थे और भारत का राष्ट्रपिता या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक राजनेता मतलब नेता से बढ़कर एक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ भारत में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, यानी भारत को आजादी दिलाने में ना। देखो, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इसी के मदद से उन्होंने भारत को आजादी दिलाया या स्वतंत्रता दिलाया। इसी के मदद से उन्होंने भारत को आजादी या स्वतंत्रता दिलाया। कौन कौन से मुख्य हथियार से? सत्य और अहिंसा। सत्य को क्या कहते हैं? ट्रूथ, क्या कहते हैं? और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, नॉन वायलेंस मतलब कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics, यानी 1915 से लेकर के 1948 तक। देखो, 1915 इसलिए यहाँ लाया गया क्योंकि 1915 को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। यानी जनवरी, अब एग्जैक्ट डेट कहें तो 9 जनवरी को, यानी क्या होता है, सॉरी 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से वो भारत
आए थे। यानी कि तुमको एग्जैक्ट डेट नहीं, 1915 में वो साउथ अफ्रीका से भारत आए और 1 साल तक उन्होंने इधर उधर भारत को भ्रमण किया और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और पूरा सीखा। और 1916 से लेकर के जब तक वो जीवित रहे तब तक भारत में जो भी नेतागिरी होता था, जो भी फैसला लिया जाता था भारत के हित में, वो महात्मा गांधी से पूछ कर ही लिया जाता था। यानी एक पूरा का पूरा भारतीय राजनीति पर 1915 से 1948 तक किसका प्रभुत्व रहा? महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति पर कब से कब तक प्रभुत्व रहा? 1915 से 1948। 1915 से 1948 तक महात्मा गांधी किस क्षेत्र में प्रभुत्व रहा? राजनीति पर, यानी पॉलिटिक्स पर। किस पे? इंडियन, देखो क्या लिखा होगा, इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति पर महात्मा गांधी का पूरा एकाधिकार रहा। एकाधिकार मतलब जो भी वो बोलते थे वही बात चलता था। ठीक है, कोई दिक्कत? He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। यानी उनकी मृत्यु एक सनकी नाम था, यानी सनकी मतलब वो एक पागल टाइप का आदमी था। एक सनकी, फैनेटिक मतलब क्या था? कट्टर व्यक्ति या सनकी। यानी उनकी मृत्यु एक कट्टर व्यक्ति के हाथों 29 जनवरी 1948 को हो गया था। उस कट्टर व्यक्ति का नाम क्या था? नाथूराम गोडसे। तो महात्मा गांधी जो है ना, एक दिल्ली में या निकलता थी, हिंसा को शांत करा रहे थे। इसी समय उनकी क्या कर दी गई? हत्या। क्या कर दी गई? हत्या, गोली मारकर। किसने? नाथूराम गोडसे ने। और नाथूराम गोडसे को पता था कि हम इसकी हत्या करके हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसने भी खुद को गोली मार लिया था। ठीक है, तो चलो देखो, तो यही था हमारा, उसके अभी खत्म नहीं हुआ भी है। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। आत्मकथा मतलब वो होता है जो अपने बारे में, अपने जीवनी के बारे में खुद से लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। अगर यदि मान लीजिए तुम्हारे जीवनी के बारे में कोई व्यक्ति, अदर व्यक्ति लिखेगा तो उसको केवल कहेंगे बायोग्राफी। तो उसको क्या कहेंगे? उसको केवल कहेंगे जीवनी। लेकिन तुम खुद से अपना जीवनी यदि लिखो तो उसको कहेंगे आत्मकथा। क्या कहेंगे? आत्मकथा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अब बताओ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी ना। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। And the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chest idiomatic English। हम ज्यादा लंबा पढ़ दिए, फिर से छोड़ के बता देते हैं। उन्होंने कई लेख या अनेक, न्यूमरस मतलब कई या अनेक, उन्होंने एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी एक पत्रिका चलाते थे। महात्मा गांधी एक पत्रिका चलाते थे जिसका नाम क्या था? यंग इंडिया। अंग नहीं, यंग। क्या? यंग इंडिया। उसी यंग इंडिया में उन्होंने क्या लिखा? लेख लिखा। क्या लिखा? लेख। तो महात्मा गांधी किस पत्रिका के लिए लेख लिखते थे? यंग इंडिया नामक पत्रिका। लेख मतलब क्या? जो भारत में जो स्थिति चल रहा है, जो हमेशा स्थिति है, उस स्थिति के बारे में वो लिखा करते थे। कौन से पत्रिका में? यंग इंडिया में। और यंग इंडिया में वो इंग्लिश में ही लिखते थे। किसमें लिखते थे? तो क्या कहता है? यंग एंड दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। क्या कहता है? उन्होंने जो अलग अलग अवसरों पर जो भाषण दिया, तो केवल उससे हमें पता चलता है कि वह जो है कि एक केवल वास्तविक विचारक नहीं थे। वह केवल वास्तविक विचारक नहीं थे, यानी खुद से, यानी विचार करने वाले को क्या कहते हैं? विचारक। अलग अलग मुद्दों पर अपना विचार प्रस्तुत करने वाले को विचारक। तो वह केवल एक वास्तविक विचारक नहीं थे, बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि शुद्ध अंग्रेजी का वो ज्ञाता भी थे, ज्ञानी भी थे। मास्टर मतलब क्या था? विशेषज्ञ या ज्ञानी भी थे। वह शुद्ध इंग्लिश का ज्ञानी भी थे, आइडियोमेटिक इंग्लिश, शुद्ध इंग्लिश और मुहावरेदार अंग्रेजी का ज्ञानी भी थे। यानी कहने का अर्थ है महात्मा गांधी को अंग्रेजी भाषा भी बहुत अच्छे तरीके से आता था। एक बात हम तुम लोग को यहाँ बताते चलते हैं, उसका जो महात्मा गांधी ने अपना आत्मकथा लिखा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो मुख्य रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? समझ में आया? वो जो लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? तो गुजराती भाषा में। अब देखो, अब यहाँ तक पहले फिर से एक बार, यहाँ तक महात्मा गांधी का जीवनी है। तो देखो, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी।
जो कि बापू और भारत के राष्ट्रपिता के रूप से जाने जाते हैं। बापू और द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम, जो कि एक राजनेता से बढ़कर क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने भारत में अंग्रेजी ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने के लिए कौन कौन सा हथियार का प्रयोग किया? गोली और बंदूक, गोली और बंदूक, कौन? सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, किस राज्य के खिलाफ शुरू किया, प्रयोग किया? ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज। और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाया। तो यानी महात्मा गांधी ने किसका प्रयोग करके भारत को स्वतंत्रता दिलाया? सत्य और अहिंसा, गोली या लाठी, सत्य और, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, नॉन नहीं, नन, नॉन वायलेंस। और 1915 से 1948 तक किसका क्या होता है उसको वर्चस्व रहा भारतीय राजनीति पर? कि किसका रहा? महात्मा गांधी का। उसके बाद देखो उनकी मृत्यु कब हो गई? 30 जनवरी 1900, समझा? किसके हाथों? एक सनकी या कट्टर व्यक्ति के हाथों, कट्टर व्यक्ति के हाथों। आगे देखो, उनका जो आत्मकथा का नाम था वो क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। और उन्होंने कई लेख, यानी बहुत सारे लेख किस पत्रिका के लिए लिखा? यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका के लिए कई लेख लिखा? यंग इंडिया के नाम से, यंग इंडिया नामक पत्रिका। और उन्होंने अलग अलग अवसरों पर जो भाषण दिया उससे हमें पता चलता है कि वह जो कि शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी इंग्लिश का भी विशेषज्ञ थे। यानी महात्मा गांधी इंग्लिश का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। फिर देखो, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्या कहता है? इस वर्तमान कहानी, वर्तमान कहानी, अंश मतलब कहानी होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी भारतीय सब, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, और भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव, मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है? इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी क्या कहता है? महात्मा गांधी इस कहानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में किसके बारे में बात करते हैं? भारतीय सभ्यता के बारे में। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता कितना मजबूत है, कितना सुदृढ़ है, इसी के बारे में वो बताते हैं। आगे देखो, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि समय के गुजरने के बाद भी आज भी अपने रूप में बना हुआ है। इस कहानी में वही बताते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि समय हजारों वर्ष बीतने के बावजूद भी हमारी सभ्यता आज भी वैसे ही है, जैसे कि पुराने जमाने में हड़प्पा में था, आज भी वही है। समझ रहा? पुराने जमाने हड़प्पा में भी हल पाया गया था, आज भी हल है। पुराने जमाने में भी क्या था? घर द्वार था, बैलगाड़ी था ना, वो आज भी है। पुराने जमाने में मूर्तियां थी, वो भी है। पुराने जमाने में अलग अलग कला की आभूषण बनता था, आज भी है कि नहीं है? तो वो सब क्या यानी बता रहे हैं कि समय के बीतने के बावजूद भी हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता मजबूती के साथ बनी हुई है। इसी के बारे में कौन बात करते हैं? महात्मा गांधी। किस कहानी में? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। क्या कहता? पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता जो कि क्या होता है? मेटेरियलिटी यानी भौतिकवाद या भौतिकता। पश्चिमी भौतिक मतलब समझता है? भौतिकता मतलब होता है, भौतिकी मतलब भौतिकी शास्त्र नहीं, भौतिक। जैसे कार, गाड़ी, घोड़ा, मकान, यानी हवाई जहाज, सब क्या जो भी भोग विलास का चीज है उसको क्या कहते हैं? भौतिकता। इस सांसारिक चीज को क्या कहते हैं? भौतिकता। यानी आज हम लोग जो कि जैसे ये कैमरा, मोबाइल, टीवी, फोन जो रखे हैं, ये सब क्या भौतिकता है, आध्यात्मिकता नहीं है। यानी सांसारिक चीज में उन्होंने प्रगति किया। क्या कहता है? द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, यानी क्या था? पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिकता यानी इस सांसारिकता के मोह को बढ़ावा देता है। क्या देता है? महत्व देता है या बढ़ावा देता है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, वो भारतीय सभ्यता की कभी बराबरी नहीं कर सकता है जो कि नैतिकता को ऊपर उठाता है। किसको ऊपर उठाता है? नैतिकता। जैसे नैतिकता का अर्थ हुआ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए,
हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। सब क्या हो गया? नैतिकता। लेकिन वही सांसारिकता का अर्थ है, सांसारिकता कहता है कि जहां अपना फायदा है वो करो, यही है सांसारिकता। लेकिन भौतिकता का अर्थ नैतिकता का अर्थ है कि हमें दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा नहीं करना है। तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या बताती है? नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। और वहीं पश्चिमी सभ्यता क्या सिखाता है? भौतिकता का पाठ पढ़ाता है। किसका पाठ पढ़ाता है? समझ में आया? किसका पाठ पढ़ाता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो फिर आगे बढ़े। तो बताओ, भारतीय सभ्यता किसको आगे बढ़ाता? मोरल बीइंग, नैतिकता को। किसको? नैतिकता या नैतिक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, नैतिकता को। वहीं पश्चिमी सभ्यता सांसारिकता या भौतिकता को ऊपर उठाता है। तो कौन कहता है ये वह लाइन की यानी पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता का बराबरी नहीं कर सकता है? महात्मा गांधी। किस कहानी में? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्योंकि तुम लोग का ऑब्जेक्टिव 50% है, तो हम लोग एक एक पॉइंट से अपना ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो बाबू यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहानी। क्या पढ़ेंगे? देखो, एक क्वेश्चन भी आया था अभी, डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। कौन जो है कि भौतिकवादिता से बढ़कर क्या निकलता है, अध्यात्म को आगे मानता है? कौन मानता है? महात्मा गांधी। देखो, इसी तरह का क्वेश्चन अभी हम डाल रहे थे, अभी तो तुम लोग का सिलेबस शुरू करने की इच्छा नहीं था, जब तुम लोग रिक्वेस्ट किया तो शुरू कर दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी आध्यात्मिक यानी क्या, भौतिकवाद से बढ़कर आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं या महत्व देते हैं ना? कौन देते हैं? अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, महात्मा गांधी प्रीफर्स डैश टू मेटेरियलिज्म। तो किससे निकलता है? मेटेरियलिज्म से ज्यादा महत्व किसको देते हैं? स्पिरिचुअल। हम क्या बोले? महात्मा गांधी प्रीफर्स डैश टू मेटेरियलिज्म। तो क्या होगा? डैश टू मेटेरियल, डैश में स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मवाद। समझ रहा? अध्यात्म मतलब होता है जो संसार से ऊपर मोक्ष, मोक्ष का बात करे, यानी भगवान का बात करे, अपने आत्मा परमात्मा का बात करे, वही क्या हुआ? अध्यात्म हुआ। क्या हुआ? देखो, आदमी कहता अध्यात्म की ओर लौटो, ध्यान की ओर लौटो, यानी जो इस संसार से ऊपर उठ के है। यानी अध्यात्म हमें मानसिक शांति देता है। अध्यात्म हमें क्या देता है? तुम सोचो, कभी भी तुम कितना भी कुछ कर लो लेकिन शांति नहीं मिलता। बोलता ना, संसार में कितना कुछ कर ले शांति नहीं छूटा काम। लेकिन वहीं जो अध्यात्म की ओर बढ़ा, साधु कभी कहता शांति नहीं है, साधु बिल्कुल कहता शांति है। अब कहेगा साधु सर जब मांगने वाला वो साधु नहीं, वो तो ठग है। आएगा कि तोरा अगर ई दोष छ, तो अगर ई छ, ई करना चाहिए, वो करना चाहिए, और तुमको ठग के चला जाएगा, वो वाला नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। गांधी जी ने पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति पर दबदबा कब बनाया था? कब से कब तक? 1915 से 1900। वही गाना सेट बैठता, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। 1915 से 1948 तक। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। कौन किया 1915 से 1948 तक दबदबा? किस? कहां? भारतीय राजनीति पर। कहां पर? यानी उनके बिना पत्ता भी भारतीय राजनीति में नहीं डोलता था। ठीक है, समझ आया? तो फिर आगे अब हम लोग का जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक सेकेंड थोड़ा सा, चलो ये भी उधर ही है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आगे देखो, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी कहते हैं मुझे विश्वास है, बिलीव मतलब क्या? देखो, हम हिंदी भी लिख दिया, तुम लोग देख सको, क्योंकि हम बोले, हमको तो इसका जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे, तुम लोग देखेगा कि किसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, क्या कहता है? आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। क्या कहता है? मुझे विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है उसकी बराबरी दुनिया में कोई सभ्यता नहीं कर सकता। भारत की सभ्यता का बराबरी दुनिया का कोई सभ्यता नहीं कर सकता है। ये बात कौन कहता है? महात्मा गांधी। किसका? जो कि यानी किसने यानी जो कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया उसका भी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यानी महात्मा गांधी कहा कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है दुनिया में उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। आगे देखो, नथिंग कैन इक्वल
द सीड साउंड बाय आवर एंसेस्टर्स, क्या कहता है, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का बीज बोया था उसकी बराबरी कुछ भी नहीं, उसका बराबरी कोई नहीं करता है, उसके बराबर कुछ भी नहीं है। नहीं कहता नथिंग कैन बी इक्वल द सीड साउंड बाय आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे दादा परदादा को क्या कहेंगे, पूर्वज, पूर्वज, समझ आया। कहता हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज का कोई बराबरी नहीं है, यानी बराबरी किसका, सभ्यता का, संस्कृति का, समझ आया। जो तो आगे देखो, रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, कहता है रोम बर्बाद हो गया, ग्रीस का, ग्रीस, ग्रीस मतलब कहते हैं ग्रीक, रोम मतलब आज का यानी निकलता है इटली जो है ना, इटली का राजधानी रोम है, तो इटली में ही जो क्या था, रोम था, इटली में ही क्या था, रोम था, यानी वही इटली जो आज है वही के आसपास क्षेत्र में रोम था, और ग्रीस आज का आधुनिक नाम ग्रीक। क्या कहता है, रोम वेंट, क्या बोला, रोम, सॉरी, हाँ, रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, क्या कहता है, रोम बर्बाद हो गया और ग्रीस का भी वही, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, यानी ग्रीस भी नहीं बचा है। कहता है द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, कहता है फेरोस मतलब मिस्र के शासक, याद रखना, फेरोस मिस्र के शासक, मिस्र मतलब जानता आज का जो इजिप्ट, मिस्र देश है, समझ रहा है, मिस्र देश है, मिस्र के शासक को क्या कहते हैं, फेरोस, क्या कहते हैं, मिस्र के शासक को क्या कहते हैं, फेरोस। क्या कहता है, मिस्र के शासक का भी वही हुआ, क्या था, द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, यानी कहता है जो मिस्र के शासक का जो शक्ति था, घमंड था, वो टूट गया, यानी कुल रूप से जब राजा बर्बाद हो गया तो क्या देश बचा रहेगा, तो यानी मिस्र भी बर्बाद हो गया, यानी क्या कहता है, द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, यानी मिस्र के शासक का भी शक्ति चकनाचूर हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान ने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर पश्चिम क्या है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर पश्चिम क्या है, बाबू समझो, ये दुनिया है, ये क्या है, दुनिया है, दुनिया को दो भाग में बांट दें, तो देखो इधर जो हमारा भारत है ना वो पूरब में है, भारत हमारा किधर है, पूरब में, वहीं यूरोप महादेश, अमेरिका महादेश, ये सब जो है पश्चिम में। तो जब भी महात्मा गांधी यूरोप का बात कर, सॉरी पश्चिम का बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से यूरोप का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम महात्मा गांधी कहानी लिखे हैं उस टाइम पूरी दुनिया पर यूरोप का दबदबा था, किसका दबदबा था, और लोग, दुनिया के लोग यूरोप का ही कॉपी करते थे, किसका कॉपी करते थे, इसीलिए महात्मा गांधी जब भी पश्चिम का बात करते हैं तो कौन से महादेश का ही बात करते हैं, यूरोप महादेश, यूरोपीय महादेश का बात करते हैं। तो देख फिर से समझो, अभी तुम्हारे पास समय है ना, अरे यार ये क्या हो गया, होगा, हाँ, तो क्या कहते हैं, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, यानी जापान पर याद है 1945 में क्या हुआ था, परमाणु बम गिरा दिया था, लेकिन उससे पहले भी जापान ने पश्चिमी टेक्नोलॉजी को अपना लिया, ठीक है, यानी यानी क्या होता है, जापान भी पश्चिमी सभ्यता को उसने अपना लिया। फिर क्या कहता है, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस टाइम चाइना का कुछ होता नहीं था, क्योंकि उस टाइम चाइना का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर देखो कहा गया, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, क्या कहता है, लेकिन आज भी भारत अपने मजबूत नींव पर बना हुआ है, आज भी किसी भी तरह से, आज भी भारत अपने मजबूत नींव पर टिका हुआ है, यानी कहने का अर्थ है कि भारत के लोगों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा, अपनी सभ्यता और संस्कृति को क्या किया रखा, बचाए रखा। तो पहला ही लाइन तुम लोग को देगा बाबू, देखो तो लोग पहला लाइन देगा, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, पहली लाइन पूछेगा लाइन कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये लाइन कौन कहता है, वो बोलेगा इज टोल्ड बाय, तो महात्मा गांधी, या फिर इसको हम लोग इसमें भी दे देगा 4 नंबर में, एक्सप्लेन बोलेगा, एक्सप्लेन द लाइन, तो लिख देगा आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया इज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड। अब तुम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ से याद रहेगा, केवल कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से अपना लिख डालेगा, ठीक है, चलो। क्या कोई दिक्कत समझने में तुम लोग को, मजा आ रहा है ना, आगे देखो, फिर क्या कहता है,
द पीपल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। क्या कहता है, यूरोप के लोगों ने अपना पाठ, कहता है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। कहता है यूरोप के लोगों ने अपना जो पाठ सीखा वो ग्रीस और रोम के लोगों से सीखा, ग्रीस और रोम से लोगों से सीखा। और बट कहता विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि अपने प्राचीन वैभव, अपने प्राचीन गौरव में अब नहीं बचा है, यानी उसकी गौरव क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुका है। यूरोप को याद रखना 1600 से पहले, 1600 से पहले जो दबदबा था ना वो रोम का था, ग्रीस का था, समझ रहा है, मिस्र का था, ये सब का था। मैंने मध्यकालीन भारत में जो दबदबा था रोम, ग्रीस, समझ रहा है, ये सब का था। लेकिन 1600 के बाद स्थिति बदला और यूरोप यानी कहने का था ब्रिटेन, क्या होता है, इटली, ये सब का जो क्या दबदबा बन गया, यानी समझ रहा है। तो इसलिए कहता है कि यूरोप के लोगों ने अपना पाठ किससे सीखा, ग्रीस और रोम के लोग से, ग्रीस और रोम के लेखन से, ग्रीस और रोम के लेखन, क्या राइटिंग, लेखन या रचना है, ग्रीस और रोम के लेखन से उन्होंने अपना पाठ सीखा। किसने, यूरोप के लोगों ने। कोई दिक्कत, जो कि अब अपने प्राचीन वैभव में नहीं बचा है, समाप्त हो चुका है। फिर देखो क्या कहता है, in trying to learn from them, the European imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। क्या कहता है, महात्मा गांधी कहते हैं कि यूरोप के लोगों ने सोचा कि हम यूरोप और ग्रीस के से लोगों के लेखन से सीखने में हम लोग जो है ना ग्रीस और रोम के लोगों द्वारा जो गलतियां किया गया है उसे हम लोग नजरअंदाज कर देंगे। हम क्या कर देंगे, यानी हम उसको उसकी गलतियों को नहीं लेंगे बल्कि उसकी अच्छाइयों को लेंगे, बल्कि उसकी अच्छाइयों को। अच्छा सोचो कि कोई आदमी बुरा आदमी है, बहुत अच्छा, क्या बोलता है, कुछ पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन वो सिगरेट पीता, नशा करता है, तो क्या संभव है कि तुम उसके साथ रह के उसका नशा ना लो? कहीं ना कहीं 5% भी तुमको देगा तो देगा। और याद रखना बुराई का नियम है वो जल्दी आदमी अपनाता है, अच्छाई अपनाने में टाइम लगाता है, लेकिन बुराई अपनाने में टाइम, समझ रहा है। तो इसीलिए क्या कहता है महात्मा गांधी कि यूरोप के लोगों ने सोचा कि ग्रीस और रोम के द्वारा किए गए गलतियों को, ग्रीस और रोम के द्वारा किए गए गलतियों को हम लोग क्या करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। सच इज देयर पिटेबल कंडीशन, और इसलिए उनकी स्थिति इतनी इतनी दयनीय हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में, दयनीय मतलब खराब, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर यूरोप के लोग तो बहुत विकसित देश है, यूरोप तो बहुत विकसित देश है, उसके पास सभ्यता संस्कृति अच्छा है, तो फिर दयनीय स्थिति कैसे हुआ? महात्मा गांधी भौतिक प्रगति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं। किस प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं? यानी महात्मा गांधी जो इसमें आध्यात्म की, यूरोप और ग्रीस के लोग आध्यात्म के क्षेत्र में पीछे चले गए और आज भी मानसिक रूप से क्या है, परेशान हैं। इसलिए आज भी देखना बहुत सारे विदेशी लोग भारत में वृंदावन वगैरह में तुम्हें घूमते मिलेगा, पूजा पाठ करते मिलेगा। ठीक है, समझ आया? यानी विराट कोहली का नाम सुना है? 2020 से पहले विराट कोहली इतना बड़ा नास्तिक था, बोलता था पूजा पाठ में, लेकिन जब उसे पता चला कि अध्यात्म क्या होता है तो फिर सब कुछ त्याग के फिर अध्यात्म की ओर चल पड़ा। समझ रहा है? वही महात्मा गांधी कहते हैं कि अब बताओ यूरोप के लोगों ने कहाँ के लोगों से पाठ सीखा या अपना सबक सीखा? ग्रीस और रोम के लोगों से। समझ रहा है? कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।